हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हमने 2 आर्टिकल्स कर लिए। जस्ट हमने डेफिनेशन की है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड चैप्टर था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझा। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चार्ज को अगर हमें इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ रहा है, तो जितना वर्क डन हमने किया वो वर्क डन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। तो आज हमने करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। हमारे पास प्लस क्यू जो है वो पॉइंट चार्ज है जो ओ पॉइंट पे प्लेस्ड है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज इज आर। ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस ओ से कितना है, आर। अब हमें जब P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज व्हाट, द डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये चार्ज अलग है, इस चार्ज को मूव नहीं करना। इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम जिस चार्ज को मूव करेंगे वो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। यूनिट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट चार्ज वो हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, सो इन्फिनिटी से उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन लगेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, सो इन्फिनिटी से इस साइड पे मूव करना हमने P पॉइंट पे। अब हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है, इन्फिनिटी एंड P। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था, जब हमने थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस में कवर करना हो तो हम उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम छोटे पोर्शन का निकाल के, ठीक है, छोटी लेंथ निकालना इजी है हमारे लिए। अब इन्फिनिटी से P पॉइंट की लेंथ निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, छोटी लेंथ निकाल के उसमें हम कितना वर्क डन कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, वो लेके फिर हम पूरा निकालने के लिए हम उस लिमिट्स में क्या कर देंगे, इंटेग्रल कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से दैट विल बी एक्स। सपोज ये एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। ठीक है, अब ए पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस साइड पे होगा, इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा वो फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर ए पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो वो इस साइड पे ही लगेगा। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। सपोज हमें इस फोर्स के अगेंस्ट हमें जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको ए से बी तक मूव करना है। ये जो डिस्टेंस है ए बी इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज डी एक्स एंड कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। तो इस डिस्टेंस को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और ए से बी तक मूव करने के लिए जो स्मॉल वर्क डन लगेगा वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ए से बी तक मूव करने के लिए जो स्मॉल डी डब्ल्यू डी रिप्रेजेंट द स्मॉल वर्क डन। ठीक है, तो ये स्मॉल वर्क डन जो लगेगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब ये बोलोगे ये कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि जो हमने वर्क डन की डेफिनेशन की थी, वर्क डन वैसे नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन क्या होता है कि जितना हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से जितना वो मूव किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, अगर इसको हमने वेक्टर्स में लिखना हो तो ये वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ये अब आप बोलोगे यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लगाया, ठीक है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्योंकि dx है तो फोर्स ये डॉट प्रोडक्ट आपने किए होंगे, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैथमेटिक्स में। तो जब हम टू वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो हमारे पास क्वांटिटी आती है दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। अगर हम किसी भी टू क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी आती है स्केलर। लेकिन अगर हम किसी भी टू क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो हमारे पास क्वांटिटी आती है दैट विल बी वेक्टर।
ओके, सो ये वर्क डन हमारे पास स्केलर है, तो ये बन गया। यहाँ पे हमारा जो केस है वो इट इज अ मूवमेंट ऑफ ए टू बी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स डॉट डी एक्स। फोर्स कितना है हमारे पास ए पॉइंट पे एफ, ठीक है। तो जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बी सी और साथ में लग जाता है कॉस थीटा, दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एफ इंटू डी एक्स और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, अब फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये जो dx डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो f और dx के बीच में लेंगे ना हम, ठीक है। तो f इस डायरेक्शन में है और जो dx है वो, क्योंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये एंगल जो है f इस डायरेक्शन में है और जो मूवमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, dx इस डायरेक्शन में है, f इस डायरेक्शन में है। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इट विल बी cos 180 डिग्री। और मैथमेटिक्स में हमने किया हुआ है, जो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है -1। ओके, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसको आप ऐसे लर्न कर लेना। तो dw हमारे पास क्या आ जाएगा, -fdx। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। हमने 2 क्लोज पॉइंट्स ले लिए, तो उन 2 क्लोज पॉइंट्स में हमने जो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकाला, ये आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हमें टोटल वर्क डन जब निकालना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट तक, ठीक है, तो वो टोटल वर्क डन क्या होएगा, इस स्मॉल वर्क डन का क्या कर देंगे हम, इंटेग्रल कर देंगे विद इन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आना है और पी पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है, आर, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास, हमने इंटेग्रल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल इन्फिनिटी टू आर, लिमिट्स हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले से इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू हमारे पास क्या है, एफ माइनस एफ डी एक्स। इस माइनस को आप इंटेग्रल से बाहर ले सकते हो, तो माइनस का कोई रोल नहीं है कि इंटेग्रल के अंदर रहे वो। ओके, तो ये हमारे पास सॉरी टोटल वर्क डन की वैल्यू ये आ गई है। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे फोर्स की। तो हमने न्यूटन नहीं, कूलम्स का जो लॉ किया है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे 2 चार्जेस कौन से हैं, प्लस क्यू, और यहाँ पे हम रखते हैं पी पॉइंट पे या फिर ए पॉइंट या पी पॉइंट पे, जहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वैल्यू वैसे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है r², ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि इस चार्ज की वजह से फोर्स है तो ये चार्ज लेंगे। जो हमने ए पॉइंट पे, हमने क्योंकि एफ की वैल्यू ए पॉइंट पे स्टडी की थी, तो ए का डिस्टेंस कितना था, ओ से एक्स, तो आर की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा, x², ठीक है। इस चार्ज की वजह से फोर्स है ए पॉइंट पर और इसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है, x। दूसरा चार्ज जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है हमने, वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड है 1। तो यहाँ पे Q1 Q2 की बजाय सिर्फ Q आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² इंटू dx, ठीक है। अब हमने इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है। नीचे ज़्यादा मैं लिख नहीं रही हूँ, पता नहीं दिखेगा आपको नहीं। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो इंटेग्रल से बाहर आ जाती हैं। चार्ज भी हमारा सेम ही है, जो चेंज तो हो नहीं रहा, तो ये भी इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। डिस्टेंस वो एक्स वेरी कर रहा है, क्योंकि एक्स हम चेंज कर रहे हैं जब मूव कर रहे हैं चार्ज को। वैसे भी हमारा जो इंटेग्रल वो एक्स के अकॉर्डिंग है, तो ये एक्स जो है वो वेरिएबल होएगा यहाँ पे। तो हम जो कांस्टेंट चीजें हैं वो इंटेग्रल से बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास आएगा 1, क्यू भी बाहर आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटेग्रल से बाहर आ गया। अंदर इंटेग्रल में रह गया, लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, अंदर रह गया 1/x² इंटू dx। अब हमने मैथमेटिक्स के इंटेग्रेशन में ये किया हुआ है कि 1/x² इंटू dx, इसका इंटेग्रेशन होता है -1/x। जब हम ये मैथमेटिक्स में इसका डिटेल आएगा कि जब हम 1/x² की इंटेग्रेशन सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी -1/x। इसको सॉल्व करके ये आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब ये इंटेग्रेशन नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और ब्रैकेट के साथ हम लगाएंगे इसकी लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। अब हमें जब हम इंटेग्रल को सॉल्व करके आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एंड में लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ये माइनस साइन के साथ कट जाएगा, ये बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट्स कैसे लगाते हैं, x के ऊपर लिमिट कैसे लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अपर लिमिट है हमारे पास r माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक है, और ये आप सभी को पता होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, तो ये टर्म कट जाएगी और हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 लगा लो चाहे, यहाँ पे q अपॉन r ऐसे लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी तो सिर्फ ये टर्म रह जाएगी हमारे पास 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, तो मैं आपको तीनों की एक्सप्रेशंस लिख के बताती हूँ कि बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं फोर्स की एक्सप्रेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन में और पोटेंशियल की एक्सप्रेशन में। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक बार बताती हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों की एक्सप्रेशंस लिख के मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है, Q1 एंड Q2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसमें दो चार्जेस नहीं आते, वो किसी एक चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से। और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं ताकि कैलकुलेशंस को इजी किया जा सके। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आएगी किसी चार्ज Q की वजह से, तो इसकी वैल्यू आएगी Q और जितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, पॉइंट के बीच में और उस चार्ज के बीच में, उसका स्क्वायर। तो इसमें दो चार्जेस होते हैं, नीचे वाली एक्सप्रेशन वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन इसमें टू चार्जेस आते हैं, इसमें सिंगल चार्ज आता है। ऐसे अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज या पोटेंशियल, वो उसमें क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने इसमें भी हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है इसमें r स्क्वायर नहीं आएगा, दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है r उतना ही आएगा, उसका स्क्वायर नहीं आएगा। तो देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तीनों की ऐसे बोलते हैं कि मैम ये तीनों एक्सप्रेशन हमें सिमिलर सी लगती हैं। लिटिल बिट डिफरेंस है कि इसमें दो चार्जेस आ रहे हैं लेकिन नीचे आर स्क्वायर है। फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओनली डिस्टेंस के, नॉट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशंस जो है हमने तीनों चैप्टर में स्टडी की हैं। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसको कुछ नहीं समझ में है वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।